और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर डैनियल साहब, राजभाषा क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पांडे जी और उपस्थित भाई एवं बहनों, इस संस्थान में आकर एक गर्व महसूस हुआ, एक आनंद मन में महसूस हुआ। और आनंद का कारण एक और भी है कि जो शुरुआत में हमने गीत देखा उसमें जो 2 पंक्तियाँ थी वो मुझे ज़्यादा भा गई। उसमें से लिखा था कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। अगर भारत का संदेश पूरी दुनिया को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना है तो इन 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जहाँ पर कर्म की पूजा होती है और कर्म को धर्म का स्थान दिया जाता है, ऐसे संस्थान में आकर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो शुरुआत में मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ सभी आयोजन समिति के सदस्यों के प्रति कि मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर यहाँ पर दे दिया गया है। आगे हम एक गीत बहुत बार सुनते हैं और संभवतः 15 अगस्त या 26 जनवरी को तो सुनते ही हैं। तो वो गीत आता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। जब मैंने पहले ये गीत सुना तो मन में विचार आया कि किसी कवि की कल्पना है कि सोने की चिड़िया तो देखी नहीं है दुनिया में किसी ने, तो ये कवि की कल्पना हो सकती है। लेकिन थोड़ा बाद में सोचने के बाद, थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि पूरा भारत में अपनी संपत्ति का जितना निर्माण पूरे विश्व के सामने रखा था उसके कुछ आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत हैं। पहली सदी में भारत की जो संपत्ति का हिस्सा था पूरी दुनिया में वो लगभग 33% था। अंग्रेज़ों के आते आते वो 24% हो गया और अंग्रेज़ों ने अपने देश में लगभग 150-250 साल यहाँ पर उन्होंने राज चलाया। तो वो अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तो वो जो अपना हिस्सा था वो सिकुड़ कर आ गया 2% पर। स्वतंत्रता के बाद इतने साल बीत गए, अभी 2003 का आंकड़ा अपने सामने है तो ये लगभग 4% है। आगे अभी ये 2 ग्राफ देखेंगे तो दूर से कितना स्पष्ट दिखाई देता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन भारत का जो योगदान है वो गेरुए रंग से दिखाई देता है। सबसे ऊंचाई पर सदी की शुरुआत में वो आता है और उसमें एक शार्प डिक्लाइन जिसको बोल सकते हैं वो दिखाई देता है और स्वतंत्रता के बाद थोड़ा उभार आता है। दाहिनी तरफ जो आंकड़े हैं वो वर्तमान के 2 साल पूर्व के प्रसिद्ध हुए आंकड़े हैं। तो उसमें देख सकते हैं कि भारत पूरी दुनिया में अभी 3रे नंबर का स्थान उसने प्राप्त किया है। लेकिन आज के विषय के संदर्भ में मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अपना जो पड़ोसी देश है उसकी तुलना में भारत कहाँ है। तो उसी ग्राफ में जो बाएं तरफ है वहाँ पर लाल रंग की एक रेखा दिखती है और वो है अपना पड़ोसी देश चीन। तो भारत की स्वतंत्रता 1947 में हुई। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और उसके लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद तक भारत और चीन एक साथ चल रहे थे। लेकिन 80 के दशक में देखेंगे तो चीन ने एकदम रफ्तार पकड़ ली, गति पकड़ ली और भारत से कई गुना वो आगे निकल कर गया। अभी कोई भी देश तरक्की करता है तो आनंद होना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरक्की से कुछ कारण, कुछ प्रश्न अपने सामने खड़े हुए हैं। उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नेक्स्ट। तो ये जो चिंता है, अपने देश के लिए जो चिंता है उसके अनेक पहलू हैं। उसके कुछ पहलू अपनी सुरक्षा के जुड़े हुए हैं, कुछ पहलू है जो विकास से जुड़े हैं और कुछ पहलू है जो आर्थिक है। तो उनका बारीकी से हम समझेंगे। 1949 में जब साम्यवादी क्रांति हुई, कम्युनिस्टों ने वहाँ की सत्ता ले ली, तो लगभग अगले 10 वर्षों में भारत की उत्तरी सीमा पर तिब्बत नाम का एक अलग राष्ट्र था, उसको चीन ने हथिया लिया। अभी कोई भी भारतीय एक सवाल पूछ सकता है कि तिब्बत चीन ने हथिया लिया, इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि चीन की सीमा जिन देशों से मिलती है, ऐसे 16-17 देश है, उनमें से 13 या 14 देशों के साथ चीन का सीमा को लेकर विवाद है। तो सिर्फ ये भारत की बात नहीं है, हमने समझना है। दूसरी बात है, तिब्बत के जो प्रमुख थे
वहाँ के देश के भी प्रमुख और वहाँ का धर्म जो है वहाँ के धर्म के प्रमुख भी दलाई लामा। तो उन्होंने भारत में आश्रय लिया लगभग 50 वर्षों से ऊपर। तो वो हर शीतकाल में निवास करने के लिए तवांग नाम का एक गांव है, वहाँ पर जाते हैं। अब ये तवांग कहाँ पर है? तो तवांग अपने अरुणाचल प्रदेश में आता है और ये तवांग अपने चीन का हिस्सा है, ऐसा चीन का मानना है और ऐसा दावा वो विश्व मंच पर प्रस्तुत करता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो चिंता का कारण बनता है, ऐसा सोच सकते हैं। आगे और एक अजरामर गीत है, मेरे भाषण के बाद कई गीत प्रस्तुत होंगे, उसमें ये गीत होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये गीत जब भी सुनते हैं हृदय में एक वेदना उत्पन्न होती है। लता जी का जो स्वर्गीय आवाज़ है उससे वेदना उत्पन्न होती है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। इस गीत की रचना हो गई 1962 के युद्ध के बाद। उस लड़ाई में भारत की शर्मनाक हार हो गई। क्यों हार हो गई? क्यों हम तैयार नहीं थे, लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उसके जो तथ्य है वो अपने सामने हैं। उस युद्ध में अपने 3080 सैनिकों का बलिदान हुआ है, हमने भूलना नहीं चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसी युद्ध में चीन ने अपना लगभग 37,800 वर्ग किलोमीटर इतना बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में लिया है। अभी पुणे जिला का हिस्सा देखेंगे, पुणे जिला का जो हिस्सा है वो लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर इतना है। तो 3 पुणे जिले एकत्रित करेंगे तो उतना हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया। हम भारत में स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, नक्शे में दिखाते हैं, लेकिन उस भूभाग पर भारत का शासन नहीं है, हमने ये समझने की बात है। नेक्स्ट, दूसरी बात है कि तिब्बत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको साउथ तिबेट बोलते हैं, वो हमारी दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश है। चीन ने लगातार अपनी बात विश्व मंच पर बार बार रखी है कि ये अरुणाचल प्रदेश उसकी नज़रों से विवादास्पद भूमि है और 90,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा उनका है, ऐसा चीन का दावा है। जब ऐसा चीन का दावा सुनते हैं तो अपनी सुरक्षा की चिंता का कारण तो बनता ही है। नेक्स्ट, अगला मुद्दा जो है वो अपना और एक पड़ोसी देश है, उससे जुड़ा हुआ है। 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता के बाद कुछ ही महीनों में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया हमारा जो एक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। POK का नाम हमने सुना है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये कब से है? तो ये 1947 से है। 1962 के युद्ध के बाद हिंदी की एक कहावत याद आती है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो पाकिस्तान ने इसी भूमि से, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, उसी भूमि से 5,180 वर्ग किलोमीटर इतना हिस्सा चीन को दे डाला। चीन ने उसका नाम दिया अक्साई चीन। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में एक बात की चर्चा चलती है, उसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये सिर्फ आर्थिक गलियारा नहीं है, हमने सोचने की बात यह है कि ये जो महामार्ग है उसकी रक्षा के लिए 10 से 20 हज़ार चीनी सैनिक वहाँ पर गश्त लगाते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, ये जो आर्थिक गलियारा है, ये जो हाईवे है, वो जाता कहाँ से है? तो जो कानूनन भारत का हिस्सा है, भारत का अभी भी भिन्न हिस्सा है, उस हिस्से से जाती है। तो ये अपनी स्वायत्तता पर, अखंडता पर ये चिंता का कारण है, ये हमने सोचना है। और एक बात उसमें जुड़ी है, ये गलियारा शुरू तो होता है चीन में, लेकिन समाप्त होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक बंदरगाह है, ग्वादर उसका नाम है, और इस ग्वादर बंदरगाह में चीन ने अपनी सेना का अड्डा बनाना चाहा है। उस पर निर्माणाधीन है, कार्य भी चल रहा है और कुछ वर्षों में वो पूरा हो जाएगा। अभी पाकिस्तान की नीयत को तो हम ठीक तरह से समझते हैं। तो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन अपने देश की सुरक्षा के लिए है, ऐसे लगता है। नेक्स्ट, अभी ये नक्शा है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ग्रीन कलर से दिखाया है और राइट साइड में अक्साई चीन दिखता है। नेक्स्ट, ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसका नक्शा है। तो ग्वादर जो बंदरगाह है वहाँ पर चीनी सेना का अड्डा होना भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण है, ऐसे लगता है। नेक्स्ट, अभी और एक सुरक्षा की चिंता का कारण है। पाकिस्तान एक बात तो ठीक तरह से समझ गया है, 1947, 1965, 1971 और 1999 इन 4 सालों में पाकिस्तानी सेना को हमने भारी तरह से मात दी। तो उनके ध्यान में आया कि जब
लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते भारत से। तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वार, जिसको छद्म युद्ध बोलते हैं, उसका सहारा लिया और उसका नाम है आतंकवाद। भारत में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे आतंकी हमले हुए। पिछले साल 2 आतंकी हमले हुए, एक हुआ उड़ी में और दूसरा हुआ पठानकोट में। भारत की सरकार ने विश्व मंच पर इसके पुख्ता सबूत पेश किए और अपनी एक मांग विश्व मंच पर रखी, राष्ट्र संघ में अपनी मांग रखी कि पाकिस्तान में जो स्थित है मसूद अजहर और उसका जो संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया जाए। अभी राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर 15 देश सदस्य होते हैं। 14 देश इस बात को मान गए कि पाकिस्तान में जो ये दहशतवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित किया जाए। लेकिन सिर्फ एक देश का विरोध है और वो है चीन। और क्योंकि चीन के पास नकाराधिकार है, वेटो पावर चीन के पास है, इसलिए भारत का ये प्रस्ताव वहाँ पर पारित नहीं होता। तो चीन किसका सहारा ले रहा है, किसका पक्ष ले रहा है? तो पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। ये हमने ठीक तरह से समझना है। दूसरी बात है, उड़ी का जब हमला हुआ तो भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो सिंधु जल करार है 1960 में बना हुआ, उसकी समीक्षा करेंगे और उसको लागू करने में हम कुछ ना कुछ पहल करेंगे। भारत सरकार ने सिर्फ घोषणा मात्र की, लेकिन चीन ने वास्तव में क्या किया? तो अपने ईशान्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत में जो बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसको पानी देने वाली और एक नदी है जेकोबा, वो चीन से चलती है, तिब्बत से चलती है, तो उसका पानी रोक के रखा। और इस साल भी ऐसे ध्यान में आता है कि आसाम में औसतन बारिश कम हो गई है, लेकिन वहाँ पर बाढ़ की जो स्थिति आई है उसका कारण क्या है? तो ब्रह्मा चेलानी जैसे जो अभ्यासक है चीन के विषय में, तो वो शंका उपस्थित करते हैं, आशंका उपस्थित करते हैं कि कहीं इसे पीछे चीन का हाथ तो नहीं है। तो ध्यान में लेना है, इस 2 बातों को जोड़कर देखते हैं तो हम जो आखिरी मुद्दा मैंने लिखा है कि चीन जो है वो आतंकवाद में अपना साथीदार है। सोशल मीडिया पे हम सब एक्टिव रहते हैं। पिछले 2 महीने से एक क्लिप चलता है, एक नन्ही सी बच्ची, 7-8 साल की बच्ची है, और कोई आदमी जाकर बिजली की लड़ियाँ लेने के लिए जा रहा है, तो वो बच्ची जाकर उस आदमी से पूछती है कि आप मेरे पापा को क्यों मारना चाहते हैं? वीडियो शुरू में जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन जब हम ये तथ्य देखते हैं कि हम चीनी सामान खरीदते हैं, अपना पैसा चीन में जाता है, उसी का पैसा पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को भेजता है और वो हमारे भाई हमारे बहनों की हत्याएं करते हैं, तो एक इसका मतलब हुआ कि हमारी बहन हमारी भाई की हत्याओं के लिए हम पैसा देते हैं। ये समझने वाली बात है, ऐसे मुझे लगता है। नेक्स्ट, सुरक्षा की चिंता का और एक कारण है, चीन ने एक बहुत ही लुभावनी योजना बनाई है, उसका नाम भी ऐसे लुभावना है। उसका नाम उन्होंने रखा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। अभी मोतियों की माला तो हर कोई खरीदना चाहेगा, लेकिन ये मोतियों का माला असल में क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स असल में क्या है? तो चीन सरकार की यह अधिकृत भूमिका रही है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर उनके सेना अड्डे क्रियान्वित किए जाए। नेक्स्ट, इस स्लाइड में देख सकते हैं, वादर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पाकिस्तान में, थोड़ा नीचे आएंगे तो मालदीव में दिखेगा, राइट साइड में जाएंगे तो श्रीलंका में हम्बन टोटा है, बांग्लादेश में चितगांव है और म्यांमार में कोको आइलैंड है। हर जगह पर चीन ने इतना पैसा लगाया है, वो पैसा लौटा नहीं सकते ये देश। तो पैसा नहीं लौटा सकते तो चीन की जो भी शर्तें हैं उन पर लागू होती है और वहाँ पर चीन की सेना के अड्डे हैं। तो अपनी सुरक्षा की चिंता का ये कारण बनता है, ऐसे लगता है। और एक कारण है कि अपनी देश की दृष्टि से जब देश का भूगोल देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ोसी देश है वो नेपाल। तो नेपाल में भी चीन का हस्तक्षेप अपने सामने आता है, दुनिया के सामने आता है। तो पूरी तरह से भारत को घेरने की एक परियोजना चीन ने बनाई है, ऐसा हमारे ध्यान में आता है। नेक्स्ट, पिछली शताब्दी में पूरी दुनिया विश्वास करती थी कि वो सैनिकी साम्राज्यवाद पे अंग्रेज़ों ने अपने देश पर शासन किया। क्या था अंग्रेज़ों के पास? अंग्रेज़ों के पास सेना थी, उनके पास शस्त्र थे, उनके पास और भी औजार थे। उसके आधार पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में एक अलग तरह का साम्राज्यवाद पनपा है, ऐसे लगता है, और उसका नाम है आर्थिक साम्राज्यवाद। हिंदी सिनेमा का गीत चलता है, शायद आपने सुना हो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर हमें
कोई भी इतना कर्जा दे कि लौटाने की हमें क्षमता नहीं है, तो जो कर्जा देने वाला है तो पैसा वसूलने वाला ही है, तो पैसा वसूलने के कारण उसकी जो भी शर्तें हैं हमें मान लेनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार की एक योजना चीन ने बनाई और उसका नाम दिया वन बेल्ट वन रोड। उसका नाम पिछले कुछ महीनों से, वर्षों से बदल गया और बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कहते हैं। उसमें क्या है, लगभग 12,000 किलोमीटर के रास्ते उसमें बनाए जाएंगे। अभी ये कर्ज का जाल है, लगभग 60 या 65 देश ऐसे हैं कि उनके लिए वो कर्ज का जाल है। इतना पैसा उन्होंने चीन में वहाँ पर लगाया है, वो लौटा नहीं सकेंगे, और लौटा नहीं सकेंगे तो चीन के जो भी शर्तें हैं उन पर लागू होगी और ये अपनी स्वायत्तता के लिए भी खतरा है। नेक्स्ट, अभी इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, दोनों भी देख सकते हैं, लाल रंग की जो रेखा दिखाई देती है वो है वन बेल्ट वन रोड की रेखा, और नीले रंग की जो रेखा है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, उसका कुछ हिस्सा वहाँ पर दिखता है। तो ये बातें जोड़कर देखते हैं तो ये आर्थिक साम्राज्यवाद हमारे ध्यान में आता है। पिछले 2 महीने से डोकलाम का विषय पूरी दुनिया के सामने था और चीन की जो मंशा थी वो पूरे विश्व के सामने जाहिर हो गई, ये हमारे ध्यान में आता है। नेक्स्ट, अभी विकास की बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि 1974 में पहला अणु विस्फोट भारत में हुआ। उसके बाद एक अनौपचारिक संगठन बना, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, NSG जिसको बोलते हैं। लगभग 47-48 देश उसके सदस्य हैं। तो भारत की उसमें सदस्यता अभी नहीं है। उसका विरोध कर रहे जो देश है, 3 या 4 देश है पूरी दुनिया में। उनमें एक है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रिया, और फिर एक बार यहाँ पर उनकी प्रमुखता कर रहा है चीन। फिर एक बार चीन के पास नकाराधिकार है, वीटो पावर है, तो हम वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमने सोचना है कि ये अपनी विकास के जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई भी देश दुनिया में विकसित है या नहीं है, इसके जो मापदंड है उसमें एक मापदंड आता है कि औसतन कितनी बिजली उपलब्ध है। तो भारत की चर्चा करेंगे तो इस मापदंड पर भारत बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही नीचे की तरफ है। तो पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार का एक अधिकृत नीति रही है कि अपना जो निवेश करेंगे वो अणु ऊर्जा में करेंगे। लेकिन हम NSG के मेंबर नहीं हैं, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो हमें मिलती नहीं, हमारे रिएक्टर्स अच्छी तरह से काम नहीं करते। ये चीन की वजह से होता है, हमने समझने की बात है। दूसरा है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो यूरेनियम पे चलते हैं और अपने देश में यूरेनियम की उपलब्धता उस पैमाने में नहीं है, हमें खरीदना पड़ता है। तो ये बात अपने विकास के साथ जुड़ी है और अपने विकास में रोड़ा बना हुआ जो देश है वो चीन है, हमने समझने की बात है। नेक्स्ट, अभी पैसे की बात करेंगे। हमें सबको मालूम है कि विश्व व्यापार संगठन के हम सदस्य हैं। 1991 में हमने WTO पर साइन किया और लगभग 190 देशों के साथ अपना कारोबार चलता है, व्यापार चलता है। लेकिन चीन उसमें सबसे बड़ा भागीदार है। जो भी आंकड़े यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं वो भारत के पार्लियामेंट में पिछले महीने नवंबर 2016 में प्रस्तुत किए आंकड़े हैं। तो एक साल के आंकड़े 2015-16 के भारत सरकार के आंकड़े। ध्यान देने वाली बात पहली है कि सबसे बड़ा जो भागीदार है वो चीन है। चीन को हम सामान कुछ बेचते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसमें क्या आता है, उसमें कपास आता है, लोहा आयस्क का आता है और कुछ आदमियों के, जानवरों के बाल भी उसमें आते हैं। ऐसा जो जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं वो हम भेजते हैं। तो उसका मूल्य एक वर्ष में कितना हो गया, तो 9 अरब डॉलर इतना सामान हमने चीन को बेचा। बदले में चीन का क्या क्या सामान हमारे देश में आ गया। तो पिछले कुछ वर्षों से कुछ भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं तो सामने पहले चीनी वस्तुएं आती है। तो ये एक योजना के तहत होता है, ये हमने समझने वाली बात है। तो आंकड़ा भी प्रस्तुत है वहाँ पर, लगभग 63 अरब डॉलर का सामान, चीनी सामान अपने देश में एक साल में आ गया। तो व्यापार घाटा। नेक्स्ट, तो ये व्यापार घाटा 2 ग्राफ्स यहाँ पर मैंने दिखाए हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं तो भारत ने 9 अरब डॉलर का सामान बेचा, तो चीन ने अपने देश में 63 अरब डॉलर का सामान भेज दिया। जो घाटा है वो लगभग 28 देशों से होता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 44% हिस्सा चीन की वजह से होता है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। उसी आंकड़े को आधार देंगे तो एक वर्ष में अपना घाटा जो है, व्यापार का जो घाटा है वो 119 अरब डॉलर का घाटा है। व्यापार करते हैं किस लिए? व्यापार करते हैं लेन देन के लिए।
लेकिन यहाँ पर जब चित्र देखते हैं तो सामने आता है कि यहाँ लेना ज़्यादा है और देना कम है। तो ये व्यापार नहीं, एक तरफा सब चल रहा है, ये हमारे ध्यान में सहज रूप से आता है। नेक्स्ट, अभी चीन का भारत के बाजार में कितना हिस्सा है, कुछ आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत हैं। लगभग 4000 वस्तुएं ऐसी हैं कि वो चीन से आती है और अपने देश में बिकती हैं। तो 25% से लेकर लगभग 90% तक इतना चीन का अपने व्यापार में हिस्सा है। पुराना शब्द चलता है मोनोपोली, एकस्व, एकाधिकार। किसी भी एक देश पर इतना अवलंबित रहना अपने देश के लिए खतरा है, चिंता का कारण है। ये व्यापार नहीं चल रहा, ये हमने समझने वाली बात है। नेक्स्ट, अभी जब भी निकलते हैं बाजार में खरीदने के लिए तो ऐसे लगता है कि चीनी माल जो है वो बहुत सस्ता बिकता है। तो हमारे मन में आता है कि चीन का जो शासन है, चीन के जो उद्योग है, उनके मन में भारत के व्यक्तियों के प्रति बहुत ही दया है, बहुत ही प्रेम भाव है, और प्रेम भाव के कारण बहुत ही सस्ता सामान यहाँ पर बेचते हैं। तो उनके मन में प्रेम भाव नहीं है, ये हमने समझने वाली बात है। चीन का सामान बिकता क्यों है, इतना सस्ता बिकता क्यों है, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 90 के दशक में हो गई, हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत चीन में उससे पहले लगभग 13 या 14 साल में हुई। तो जब 1980 की बात करेंगे, पूरी दुनिया का चित्र देखेंगे, तो 1980 में पूरी दुनिया में चीन का कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड नहीं था। उन जमाने में जापान का सोनी था, पूरे दुनिया में बिकता था, लेकिन ऐसा कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड चीन में नहीं था। तो चीन सरकार ने क्या किया, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको निमंत्रण दिया और उनको बोला कि हमारे देश में उत्पाद करें, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पाद करें, इसलिए उनको निमंत्रण दिया। अभी चीन में जो शासन है वो तानाशाह शासन है। तो पहला मुद्दा आता है कि जब भी अभी प्रोजेक्ट की बात सोचते हैं तो उसका एक टाइमलाइन होता है, कितने दिनों में वो लागू होगा, कितने दिनों में प्रोडक्शन शुरू होगा। अगर टाइमलाइन आप मैच करते हैं तो वो प्रोडक्शन जैसा आपने चाहा उस कीमत पे बनता है। तो तानाशाही के कारण सुबह निर्णय होता है, शाम में उसका नोटिफिकेशन निकलता है और अगले दिन उस पर अमल होता है। किसी भी चीनी नागरिक को उसके विरोध में कुछ अपनी बात रखने की वहाँ पर सुविधा नहीं है, ये तानाशाही के कारण होता है। तो जो भी प्रोजेक्ट है वो उनके बहुत कम समय में लागू होते हैं। सिर्फ एक उदाहरण हम सोच सकते हैं, कुछ वर्ष पूर्व चीन में बीजिंग ओलंपिक्स हो गया। बीजिंग ओलंपिक्स के लिए जो भी ढांचागत सुविधाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, कितने साल में चीन ने खड़ा कर दिया। ये जब देखेंगे तो लगता है कि इतने समय में हमारे देश में एक तो पुल भी नहीं बना सकते। तो ये प्रोडक्शन की गति, मतलब प्रकल्प को लागू करना, ये पहली बात तानाशाही के कारण होती है, ये पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो भी उद्योग है उनको बड़े बड़े पैसे अनुदान के तौर पर देती है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। कुछ वर्ष पूर्व भारत में जो स्टील था वो औसतन क्विंटल का उसका भाव था 3700 रुपया, 3800 रुपया। चीनी कंपनियों की एंट्री भारतीय बाजार में हो गई और वो 3400 में बेचने लगे। अभी ये थोक भाव है। अभी थोक भाव में आपका 10 से 20% मार्जिन यहाँ पर ही चला गया, ये आप सोच सकते हैं। जब हमारे देश के कुछ लोगों ने इसका अध्ययन किया, कुछ आंकड़े जमा किए, तो उनके ध्यान में आ गया कि ये जो 400 रुपये का जो फर्क है वो चीन सरकार उनकी कंपनियों को देती है। वो प्रोडक्शन उनका 3800 में भी होता है लेकिन बेचते 3400 में। तो ये 400 रुपये उनको सरकार की तरफ से मिलते हैं। तो ये एक अनुदान देने का, सब्सिडी देने का एक प्रकार है। इस तरह से भारी अनुदान, बहुत ही अपरिमित अनुदान चीनी सरकार उद्योगों को देती है। ये नंबर एक। आगे का मुद्दा क्या है, कोई भी प्रकल्प आपको लागू करना है तो उसके लिए जमीन चाहिए। तो किसानों से बहुत ही कम मूल्य पर उन्होंने जमीनों को खरीद ली। और एक बात, प्रोडक्शन करना है तो आपके पास मजदूर चाहिए। तो न्यूनतम मजदूरी का कोई भी कानून चीन में लागू नहीं है। तो मजदूरों को कम से कम वहाँ पर वेतन दिया जाता है और वहाँ पर काम करते हैं। तो जो आपकी लागत है उसमें और कटौती होती है। और एक बात लगती है उद्योगों को, तो वो लगती है बिजली। बिजली सब्सिडाइज रेट में वहाँ पर उपलब्ध होती है। 30 से 40% वहाँ पर अनुदान चीनी सरकार देता है कंपनियों को। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सब जो बातें हैं, लागत के लिए बातें हैं, तो उसमें भारी पैसा चीन सरकार का जाता है। तो इसका कारण उनके प्रोडक्शन पे होता है और प्रोडक्शन बहुत ही सस्ता बनता है।
और एक कारण है, पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में चर्चा होती है प्राकृतिक आपदा की, हर तरह के समझौते होते हैं। हाल ही में पेरिस की चर्चा हुई अन्य अन्य कारणों से, लेकिन मुद्दा क्या है कि जो भी आधुनिक उत्पादन है उससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। प्रकृति को नुकसान न पहुंचे इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, तंत्रज्ञान का उपयोग करना, ये उसमें आवश्यक होता है। लेकिन चीन में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसा चाहे वैसा आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, वापस आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है। तो ये सब मुद्दे हम जोड़ते हैं, ये सब बिंदु हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि चीन का माल इतना सस्ता कैसे बनता है, ये एक बात है। और एक बात है, चीन का जो कंपटीशन है वो अपने यहाँ के छोटे उद्योग है, मीडियम साइज स्केल के इंडस्ट्री है, उनके साथ ही हमने समझना है। तो छोटे उद्योग में, मीडियम स्केल में आप जाएंगे और मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कितना प्रोडक्शन करते हैं। बैच साइज पूछेंगे तो किसी भी एक वस्तु का उत्पादन 1000 की संख्या में होता है, 5000 की संख्या में होता है, 10,000 की संख्या में होता है। चीन में शुरुआत ही लाख से होती है। अभी इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो उसकी लागत कम होनी है, उससे आपकी कीमत कम होनी है। तो ये कम लागत में जो निर्माण किए हुए वस्तुएं हैं वो उस वस्तुओं को बेचना ही काम बनता है। नेक्स्ट, तो पिछले कुछ वर्षों से उसका असर अपने देश पर क्या हो रहा है इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भारतीय बाजार में चीनी माल की भरमार देखने को पड़ती है, डंपिंग ऐसा उसको बोला जाता है। अभी इसका परिणाम अपने उद्योगों पर होता है, अपने रोजगारों पर होता है। मैंने एक आंकड़ा बताया, लगभग 52 अरब डॉलर एक साल में हमने चीन को ज़्यादा दे दिए। अभी 52 अरब डॉलर में कितने लोगों के वेतन हो सकते हैं एक साल में, हम इसकी कल्पना करेंगे तो कितना रोजगार अपना चीन में चला गया इसका अंदाज़ा हमें आ सकता है। और एक उसमें उदाहरण देखेंगे कि जो भी खिलौना इंडस्ट्री है भारत में वो लगभग मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो पिछले कुछ वर्षों में लगभग 30 से 40% खिलौना इंडस्ट्री के उद्योग बंद हो गए क्योंकि वो चीन के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो सीधा जो परिणाम होता है तो अपने यहाँ के रोजगार चले जाते हैं, अपने यहाँ के उद्योग बंद होते हैं, ये परिणाम अपने देश में दिखाई देता है। नेक्स्ट, अभी चीन माल की गुणवत्ता। अभी यहाँ पर एक और मुद्दा मैं बताना चाहूँगा। अपने कारण के वश कोई जो अपना ऑफिस का कारण या निजी कारण हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर भी चीनी सामान बिकता है और भारत में, आशिया के मार्केट में भी चीनी सामान बिकता है। लेकिन चीन ने दोहरी रणनीति अपनाई है। जो भी यूरोप और अमेरिका का मार्केट है वहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स उसके आते हैं और जो आशियाई मार्केट है वहाँ पर सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स आते हैं। तो एक माल का जो दर्जा है बहुत ही हीन होता है, बहुत ही घटिया होता है, ऐसा हम सब लोगों का मानना है, सब लोगों का देखना है। कहावत भी बोलते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ऐसे चीन के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह का घटिया माल बेचते हैं। उससे जुड़ा और एक मुद्दा है, सुरक्षा का भी पहलू है। कुछ मोबाइल का विस्फोट होता है, किसी की जान चली जाती है, किसी का हाथ चला जाता है। मोबाइल किस कंपनी का होता है तो चीन का होता है। और एक मुद्दा, हमें मालूम है कि चावल कहाँ पर उगता है, तो चावल उगाने के लिए किसान को मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन चीन से जो चावल आता है वो प्लास्टिक का चावल आता है। ये प्लास्टिक का चावल खाएंगे तो अपने आरोग्य का प्रश्न निर्माण होने वाला ही है। नेक्स्ट, तो ये कुछ यहाँ पर मैंने चित्र प्रस्तुत किए हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी आंदोलन चला रहा है, उसमें भी एक चालाकी है। कुछ वर्ष पूर्व मेड इन चाइना लिखा था, लेकिन अब मेड इन पीआरसी लिखते हैं। मेड इन पीआरसी का मतलब मेड इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये हमने समझना है। नेक्स्ट, अभी ये अवैध व्यापार, इसकी तो चर्चा नहीं होती, सरकार को बाकायदा टैक्स नहीं मिलता, तो अगेन आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अभी चीन की दुर्बलताओं को भी समझना है। पूरी दुनिया में कोई भी देश चीन पर भरोसा नहीं कर सकता, खाली पाकिस्तान को छोड़कर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। पाकिस्तान को तो उन पर भरोसा करना ही है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। मंगोलिया में जब दलाई लामा की विजिट हो गई कुछ महीने पूर्व, मंगोलिया ने उनका स्वागत किया। तो उसके बाद चीन ने मंगोलिया से भरे सामान के ट्रक हजारों की संख्या में अपनी सीमा पर रोक के रखे, उनका सामान अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया। अगर इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आपको भरोसा कोई नहीं करेगा, ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, उनका चालान जो है उसका एक तरफा अवमूल्यन, ये उनका प्रश्न दर्शाता है, उनका प्रॉब्लम दर्शाता है।
तीसरा मुद्दा, उनकी जो जनसंख्या है, औसतन आयुर्मान वहाँ पर बढ़ गया, कमाने वाले लोग कम और खाने वाले लोग ज़्यादा, ये वहाँ का चित्र है। चौथा मुद्दा, अंतर्गत असंतोष है। पूरी आर्मी पे जितना खर्चा होता है चीन का, उससे 2 गुना या 3 गुना खर्चा पुलिस पर होता है। अभी पुलिस क्या करती है कि सभी लोग नागरिक शांति से रहे, इसके लिए प्रयास करती है। अभी ये 2 गुना 3 गुना खर्चा करने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि नागरिकों के मनों में तीव्र असंतोष है। नेक्स्ट, अभी इसके संबंध में भारत के प्रयत्न भी हमारे सामने देखने पड़ेंगे। तो भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो चीनी कंपनियां थी ऊर्जा सेक्टर में, पावर सेक्टर में, एक उनको पाबंदी लगाई। चीन ने हमारे कंपनियों पर लगाई, हमने भी उनके कंपनियों पर पाबंदी लगाई। पटाखों को एक्सप्लोजिव के लिस्ट में डाल दिया, तो अभी चीनी पटाखे भारतीय बाजार में बिकते नहीं। पिछले महीने अपने मंत्री जी का निवेदन था संसद में, 93 वस्तुएं ऐसी है कि उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू की। एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू करना ये 2 या 3 साल का प्रोसीजर है। आपको सबूत लेने पड़ते हैं, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है, दोनों की बातें सुनने के बाद डिसीजन आता है। अगर ये फॉलो नहीं करते तो रिवर्स पेनल्टी आपको देना पड़ता है। ये प्रक्रिया पूरी करके भारत सरकार ने 93 वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। 40 वस्तुएं अभी उस प्रक्रिया में है। नेक्स्ट, उद्योगों की बात करेंगे तो उदाहरण प्रस्तुत है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में बिजली की लड़ियाँ पिछले साल बहुत बनी, देहरादून में भी इस तरह की चर्चा है। पानीपत इंडस्ट्री में देखेंगे तो पानीपत का जो ऊनीकोट की इंडस्ट्री है, 2014 में वहाँ पर एक बदलाव आ गया। वहाँ के कुछ नवयुवक चीन में गए, उन्होंने देखा कि मशीनरी ताइवान से, तो उन्होंने खरीद कर लाए। 6 करोड़ की एक मशीन, ऐसे 2 मशीनें लाए। एक मशीन पर प्रोडक्शन शुरू किया, दूसरे मशीन का रिवर्स इंजीनियरिंग किया, और जो चीनी कंपनियां 210 के भाव में बेचती थी ऊनी को थोक भाव में, तो उन्होंने अभी 200 में बेचना शुरू कर दिया। पिछले 1 या 2 साल में वहाँ पर 2000 ऐसे नए कारखाने खड़े हुए हैं। लगभग 40 या 50 हज़ार लोगों को वापस नौकरियाँ वहाँ पर मिली हैं। ऐसा ही उदाहरण अलीगढ़ का हमारे सामने प्रस्तुत है। समाज में भी इस विषय की चर्चा है, समाज में भी इस विषय का प्रतिसाद है। कुछ उदाहरण, पुणे में तिलक रोड पे नारलीकर इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने ये बिजली की लड़ियाँ बनाई। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था है, उनकी छात्राओं ने राखियाँ बनवाई और इर्द गिर्द बेचकर उन्होंने चीनी कंपनियों को एक तरह से उन्होंने संदेशा देने की कोशिश की। प्रधानाचार्य संघ मुंबई की जो वार्ता थी कुछ महीने पहले छपी थी कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया अपने संगठन में कि उनके संस्थान में कोई भी चीनी वस्तु नहीं बिकेंगे। नेक्स्ट, अभी यह सबसे बड़ा मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा हर एक भारतीय से जुड़ा है, ऐसे मुझे लगता है कि जब चीनी वस्तु खरीदते हैं तो बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि कम कीमत में मिलती है इसलिए खरीदते हैं। तो हमें ये ध्यान में लेना चाहिए कि चीनी वस्तु खरीदने के कारण हमारे सामने सुरक्षा की चिंता है, विकास की चिंता है और व्यापार की भी चिंता है। तो ये ध्यान में रखना, ये अपना राष्ट्र का संकट है, अपने देश का संकट है। ये जन जागरण करना, जन जागृति करना, ये हर एक भारतीय का काम है, ऐसे मैं मानता हूँ। दूसरा, विकल्पों की खोज करना। दुनिया में बहुत सारे देश हैं वो अपना उत्पादन करते हैं, तो जिन देशों के अपने मित्रतापूर्ण संबंध है, शत्रुता के संबंध नहीं है, वहाँ पर विकल्पों की खोज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, अपने देश को अगर हमने सुपर पावर बनाना है, महामहिम अब्दुल कलाम जी की बात आती है 2020 में हमने इंडिया को सुपर पावर बनाना है। अगर सुपर पावर बनाना है तो किसी का माल ले मत, इस प्रकार का काम नहीं चलेगा। अपने देश में ऐसा कुछ ना कुछ उत्पादन करना पड़ेगा। और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत है अपनी ही संस्था से जुड़े, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ब्रह्मोस मिसाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 20 देशों को वो बेचते हैं, जैसा मैंने ठीक चर्चा की है। तो उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ये एक उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण और भी अच्छा है, इसरो का उदाहरण ले सकते हैं। इसरो ने हाल ही में एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेज दिए, उसमें से 35 या 40 सिर्फ भारत के थे, बाकी सब जो थे तो विदेशों के थे। उससे बहुत बड़ी पैमाने पर विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त हुई। और सबसे बड़ा, हमारे भारत को हमने सुपर पावर बनाना है, दुनिया में बड़ा बनाना है, तो किस आधार पर बनाना है? तो भारत के विचार के आधार पर, भारत की बंधुता के आधार पर, भारत के लोगों की मन में जो विश्व के प्रति धारणा है, विश्व के प्रति प्रेम है, उसके आधार पर बनाना है। तो ये अपना सब लोगों का एक काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सब लोग इसमें जितना हो सके उतना सहयोग करके अपना उसमें हाथ बटाएं,
ऐसा निवेदन करेंगे। निवेदन करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। संकट अपने सामने हैं, लेकिन संकटों के कारण हम भ्रमित न हो जाए, हम विश्वास रखें और एक विश्वास के आधार पर चले। संकट चाहे गहराते हो, पंथ विकटतम अंधियारा, धृति उत्साह समन्वित मन से दिखे ध्येय का ध्रुव तारा। प्रभु इच्छा से सुयश सुनिश्चित, थोड़ी धैर्य परीक्षा है। ईश कार्य करने वालों को श्रम में तृप्ति सुरक्षा है। भारत के हित सब कुछ अर्पण करने की बेला आई, भारत के हित निर्माण करने की बेला आई। धन्यवाद।